Hello students, welcome to the second leg of revision of capital gain head, जहां मैं आपको हैंड रिटन नोट्स रिवीजन के रूप में लिखवा रहा हूं। इससे पहले आपने देखा पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा। हमने लगभग सारे सेक्शन पढ़ने की कोशिश करी। मेन हमारा जो सेक्शन है वो 54 रहता है और जो एग्जाम्पशंस हैं, लेकिन उसे हम बिल्कुल थर्ड लेग में हम लेंगे। उससे पहले कुछ छोटी सी चीज़ें रहती हैं, लेकिन अगर आप याद करें पहले लेक्चर में हमने डीम्ड कंसिडरेशन एंड डीम्ड कॉस्ट के ऊपर सारे कॉन्सेप्ट एक चार्ट बनाते हुए लिखने की कोशिश करी। आज हम आगे बढ़ते हुए सेक्शन 55 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नॉर्मल कॉस्ट, नॉट डीम्ड कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट की बात करने वाले हैं, अलग अलग सिचुएशन बेस्ड पे। तो इसका एक चार्ट बनाने जा रहे हैं। So as I said, cost of acquisition, सेक्शन नंबर 55 में कई चीजें हैं। तो यहां स्ट्रेट वे एक ही सेक्शन, कोई सब सेक्शन नहीं लिखेंगे ताकि लेट्स मेक इट इजी। तो हम यहां पे एक कॉलम नेचुरल है प्रोविजन का और दूसरा कॉलम COE, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने कैपिटल एसेट अक्वायर किया और बिफोर 1/4/2001 से पहले खरीदा, तो आप सारे जानते ही होंगे हम यहां कॉस्ट क्या लेते हैं। यहां हम कॉस्ट लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू। तो अंडरस्टूड है फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी तारीख की, 1/4/2001 की। और फेयर मार्केट वैल्यू की हमने डेफिनेशन भी कल देखी थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 22B में। तो इन दोनों में से आप क्या लेंगे, विच एवर इज हायर। और दरअसल ये ऑप्शन होती है असेसी की कि वो फेयर मार्केट वैल्यू का एडवांटेज लेना चाहे या नहीं। तो हर किसी को लेना ही चाहिए। या एक चीज आपने ध्यान और रखना होता है, आप यहां 100% इग्नोर कीजिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वाली कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ ही जाता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पर। इंप्रूवमेंट अ कॉस्ट। तो बच्चों इसमें है दो बातें। अगर ये इंप्रूवमेंट कॉस्ट है बिफोर 1/4/2001 और नेचुरल है दूसरा कौन सा हो गया, ऑन आफ्टर 1/4/2001। इसे आप यूं भी कह सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 2001 के टिल, और ये अंडरस्टूड है प्रीवियस ईयर 1/2 से ऑनवर्ड। तो इस तरह से कह लीजिए जैसे आपको याद रखने में इजी लगे। तो अगर बिफोर है तो मैंने ऊपर भी लिख दिया था भाई, इसे तो इग्नोर कर दीजिए। और भाई इसे आप कंसिडर करेंगे ही, ठीक है, इसे पक्का कंसिडर करेंगे। देन तीसरा पॉइंट, कुछ बिजनेस रिलेटेड एसेट्स, आपके बिजनेस से रिलेटेड एसेट्स, और ये आप इंटेंजिबल भी कह सकते हैं। जैसे यहां एक लिस्ट है, आपका गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम कहें, टेनेंसी राइट्स कहें, जो आपने प्रॉपर्टी 10, 15, 20 साल के लिए ले रखी हैं, स्टेट कैरेज परमिट्स, वो जो सामान ट्रांसपोर्टेशन के लिए परमिट होते हैं, लूमार्स, वो मशीन से रिलेटेड चलाने के राइट्स हैं आपके, एटसेट्रा। तो इनसे रिलेटेड इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है,
इनसे रिलेटेड इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, यहां पे हमेशा कॉस्ट में एक्चुअल कॉस्ट आएगी। सर वो तो वैसे भी एक्चुअल कॉस्ट होती नहीं, बड़ी बात यहां क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू, वो जो अगर एसेट खरीदा 1/4/2001 से पहले, वो यहां अलाउड नहीं है, तो उसका एडवांटेज आपको इन एसेट्स में नहीं मिलेगा। सो दैट वाज अ ग्रेट पॉइंट। तो वो एडवांटेज नहीं है। पॉइंट नंबर 4, यही ऊपर वाले एसेट, सेम एसेट्स, बड़ा फर्क क्या है, इफ सेल्फ जनरेटेड, मतलब आपने खरीदे नहीं है। देखिए जब हम यहां कह रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट लेंगे, तो जब एक्चुअल कॉस्ट लेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकला, मीनिंग यही निकला ना, आपने खरीदे हैं, अक्वायर्ड है, तो ही तो कॉस्ट होगी ना। तो सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या है, आपने खुद उन्हें क्रिएट किया, आपकी गुडविल आप बिजनेस में क्रिएट करते हैं, देखिए साहब। तो जब आपने खुद क्रिएट किया, तो यारो आपकी एक्चुअल कॉस्ट तो नील ही है ना, तो कॉस्ट क्या लेंगे आप, नील लेंगे। एंड दूसरी बात, नील तो है ही है, एक चीज और ध्यान रखिए, ये वाला पॉइंट फेयर मार्केट वैल्यू, ये पॉइंट यहां पे भी आएगा, वो अलाउड ही नहीं है इनमें, इन एसेट्स में अलाउड नहीं है फेयर मार्केट वैल्यू, तो ध्यान दीजिए। देन बच्चों आप इसे सबसे क्रूशियल पॉइंट कह सकते हैं, हमारा आखिरी पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर कई सब पॉइंट्स की बात करेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल पेपर क्लेम्स जिसे आप कहते हैं, सिक्योरिटीज, तो बेसिकली यहां हम शेयर्स की बात करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड कई सिचुएशंस हैं। तो सबसे पहले बोनस शेयर्स, तो बोनस आपको पता होगा कंपनीज एक्ट में सेक्शन 63 में आता है, बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलते हैं, मुफ्त में मिलते हैं। तो इसलिए यहां दो सिचुएशन निकल आती हैं, एक अगर ये बोनस शेयर आपको मिले हैं बिफोर 1/4/2001, और दूसरा नेचुरल है आफ्टर, या ऑन और या आफ्टर, एक ही बात है भाई, चाहे आफ्टर लिख दें तो ऑन वर्ड भी साथ में रहेगा। तो इनकी कॉस्ट खरीदने की होती नहीं है, मुफ्त मिलते ही मुफ्त में। तो अगर 1/4/2001 से पहले गए हैं तो नेचुरल आप क्या ले लोगे, फेयर मार्केट वैल्यू ले लोगे, अंडरस्टूड है 1/4/2001 को। और अगर ये बाद में मिले हैं तो स्वाभाविक है, कोई कॉस्ट तो है नहीं, तो नील रहेगी भाई, राइट। देन बी पॉइंट इससे रिलेटेड आता है बच्चों, और राइट शेयर्स के ऊपर। तो देखिए आप ये भी जानते होंगे जो राइट शेयर्स होते हैं वो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलते हैं, सेक्शन 62 कंपनीज एक्ट का डील करता है। लेकिन जो राइट शेयर्स होते हैं ना, वो मुफ्त में नहीं मिलते, वो आपका राइट होता है कि कंपनी जब भी कोई फर्दर इशू लेके आए वो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करती है, तो वो मुफ्त में नहीं होते, ये बड़ी बात ध्यान रखें। तो राइट शेयर्स आपका हक है कि आप शेयर ले सकते हैं, और लेना नहीं लेना ये आपका पर्सनल डिसीजन है। तो मान लीजिए राइट शेयर्स हैं और आपने अपना राइट क्या किया, एक्सरसाइज कर लिया, बोले तो आपने शेयर ले लिए, तो ले लिए तो साहब कॉस्ट क्या होगी, मुफ्त में तो होते नहीं, तो जो भी एक्चुअल कॉस्ट है वही कॉस्ट रहेगी, राइट। लेकिन साहब इसमें एक सिचुएशन ये आती है, राइट शेयर आप अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप अपना हक किसी और को दे देते हैं, रिनाउंस कर देते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसफर करना। और अगर आपने रिनाउंस किया तो यहां पे बच्चों फर्दर एक सिचुएशन ये निकलती है, आपने अपना राइट दिया किसी और को एट सम प्राइस, मतलब आपने पैसे लिए हैं, हक बेचा ना, तो हक भी क्या बन गया, 2/14 में कैपिटल एसेट हो गया। क्योंकि हम 2/14 में क्या पढ़ते हैं, कैपिटल एसेट का मतलब क्या, किसी भी प्रकार से कोई भी आपका एसेट प्रॉपर्टी आपका राइट। तो आपने हक बेचा, कुछ पैसे आपने लिए हैं, तो नेचुरल है इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, वो तो नील है, क्योंकि तो हक था, आपका हक है, तो कॉस्ट आपकी नील है। तो स्ट्रेट वे में यहां बता दूं, यहां आपका हमेशा शॉर्ट टर्म गेन ही निकल के आएगा, क्योंकि जो भी आपका सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट क्या होनी है, नील ही होनी है। शॉर्ट टर्म इसलिए निकलेगा क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए आपको ये राइट की अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन दूसरी सिचुएशन यहां बच्चों ये निकलती है, आपने ये कर दिया रिनाउंस, तो जो बायर है
जिसने आपसे आपका हक खरीद लिया। अब उसके लिए कॉस्ट क्या बनी, उसके लिए कॉस्ट ध्यान दीजिएगा। पेड, जो उसने पैसे दिए आपको टू यू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, प्लस पेड टू कंपनी, क्योंकि शेयर मुफ्त में नहीं मिलते। तो मान लो शेयर थे 10,000 के और आपसे राइट खरीदा था 1500 का, तो अगले के लिए कॉस्ट कितनी होगी, 11,500 हो गई। ये ध्यान रखें। नाउ इस कैटेगरी में सबसे महत्वपूर्ण ये है हमारा पॉइंट, अगर लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है भाई, क्या है लॉन्ग टर्म, लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जिसके ऊपर टाइम पीरियड की कल हम बात कर रहे थे 242 में शॉर्ट टर्म में अप टू 12 महीने तक होता है, एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। देखिए लिस्टेड शेयर्स में कंडीशन ये होती है आपने एसटीटी पे किया हो, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, और ये पे किया है अक्वायर करते समय भी प्लस सेल करते समय भी, और यहां पे आपने ये पे किया है सेल करते समय। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आपको एक देना पड़ता है स्टॉक मार्केट में। तो अगर ये लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया ऑब्वियसली जो समय है वो 12 महीने से ज्यादा का हो, आपके पास होल्डिंग हो। और इसी के ऊपर फेमस सेक्शन जो आपका लगता है दैट इज 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला। लेकिन यहां पॉइंट क्या है, अगर ये आपने खरीदे हैं टिल, ये डेट याद रखनी होती है, 31 जनवरी 2018, या यूं कह लीजिए 1 फरवरी 2018 से पहले के अगर आपने खरीदे हैं, तो आपके लिए कॉस्ट क्या होगी यहां पे, तो यहां के लिए कॉस्ट है हायर, हायर लेना है साहब, विच एवर इज हायर, किसका, एक जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है और उसको आप कंपेयर करेंगे लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, अंडरस्टूड है कौन सी तारीख को, 31/1/18 को, लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और सेल वैल्यू कंसिडरेशन सेलिंग प्राइस, तो उन दोनों का लिस्ट लिया, एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर किया, विच एवर हायर इज टेकन एज कॉस्ट। तो ध्यान दीजिए ये सिंपल एक्चुअल कॉस्ट है, आपकी जेब से इतने रुपए गए हैं, उसके ऊपर आज हमने पढ़ा है सेक्शन 55। कल हम देख रहे थे डीम्ड कॉस्ट, मान रहे थे ये कॉस्ट मानेंगे। तो बच्चों यहां पे ये चार्ट हमारा समाप्त होता है, आई होप सो आपने साथ में लिख लिया होगा। अब हम एक चार्ट और बनाने जा रहे हैं आज, और ये हमारा रहेगा आपके टैक्स रेट्स के ऊपर, कैपिटल गेन से संबंधित, क्योंकि यहां पे भी हमसे काफ़ी गलतियां थोड़ी सी हो जाती हैं, तो वो ना हो, तो इसलिए एक चार्ट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स के ऊपर मैं ये चार्ट बना के आपको दे रहा हूं। तो आइए लेट्स मेक दिस चार्ट। तो हम इसे नाम दे सकते हैं या मैं बेसिकली 4 कॉलम बनाऊंगा और एक बेसिस के लिए टोटल 5 कॉलम हो जाएंगे। तो हम इसे नाम दे देते हैं कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि बच्चों आप सभी को मालूम होगा जब स्लैब रेट्स लगते हैं तो हाईएस्ट स्लैब आपकी 30% वाली होती है, जो आप डेफिनेशन पढ़ के भी आते हो अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 29C में MMR मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो ब्यूटी ये है कैपिटल गेन में जो टैक्स निकल के आता है आपका, तो उसमें आपको ये एक बेनिफिट रहता है कि टैक्स रेट वो 30% तक नहीं जाता है। तो मैं इसको आसान करने के लिए कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स को सबसे पहले मैं कहूंगा अब चेक करें
एसेट कौन सा है? एसेट, आपको नेचर ऑफ एसेट देखना है। तो एसेट में यहां मेरे पास हम दो चीजों से इस एसेट को हैंडल करते हैं। अगर एसेट एफ कह लीजिए, अगर एसेट ये है जो ऊपर भी मैंने लिख के दिया था अभी जब हम कॉस्ट निकाल रहे थे, एसेट है आपका लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जिसके ऊपर आप एसटीटी पे करते हैं, या यूनिट्स इक्विटी ओरिएंटेड फंड की, या यूनिट्स बिजनेस ट्रस्ट की। तो बिजनेस ट्रस्ट जो कॉन्सेप्ट है ये आप थोड़ा सीए फाइनल में हमारे इंटर लेवल तक नहीं आता है, जिसको डिफाइन भी 115 ईडी में किया गया है, वहां जाके देखेंगे आप। तो अगर एसेट ये है लिस्टेड, ये तीन एसेट्स हैं, और दूसरी तरफ अंडरस्टूड है, हम नाम क्या दे देंगे भाई, कोई और एसेट्स हो। तो अब हमें ये पता होना चाहिए, ये आते हैं आपके 12 मंथ होल्डिंग में, क्योंकि 3 स्लैब है, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने। तो आप सारे जानते हैं अगर ये अप टू 12 महीने रहेंगे तो स्वाभाविक है शॉर्ट टर्म गेन निकलेगा, राइट। तो भाई अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है तो इसके ऊपर लगता है सेक्शन 111 ए, और अगर ये लॉन्ग टर्म है तो यहां लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए। एंड प्लीज एक बेसिक चीज मत भूलिएगा, मैंने बार बार लिखवा भी दी है, बता भी दी है, इनके ऊपर एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे होता है, राइट। एंड दूसरी तरफ अगर ये एसेट्स ना हो के कोई और हो, तो भाई जब कोई और एसेट्स हैं तो टाइम पीरियड के हिसाब से तो आप देखोगे ही, तो उनमें भी सिचुएशन क्या निकलेगी। तो वहां पे भी गेन कौन सा हो सकता है, शॉर्ट टर्म गेन, लेकिन मैं उसे एक यहां नाम दे रहा हूं नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब 111 ही नहीं है। और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर निकला, आप उसे भी नाम दे दीजिए नॉर्मल लॉन्ग टर्म नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन यहां सेक्शन है 112, ये ध्यान रखिए। ये 4 सिचुएशंस यहां के आपके सामने खड़ी होती हैं, इन चारों पे ही हमें अपनी गेम खेलनी है, राइट। टाइम पीरियड का मैंने यहां जिक्र कर दिया आपको, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम पहला पॉइंट लें, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या होगी कॉस्ट? सिंपल आंसर, ये लिस्टेड इक्विटी शेयर वगैरह आपने खरीदे हैं, जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वही कॉस्ट होगी भाई, कोई रॉकेट साइंस तो होगा नहीं। लेकिन अभी आपने देखा अगर ये लॉन्ग टर्म है तो अभी हमने कॉस्ट क्या ली थी बच्चों, कि अगर आपने ये खरीदे हैं इफ अक्वायर्ड टिल 31/1/18, क्लियर, दैट इज द गेम। मतलब 1 फरवरी 2018 से अगर आपने पहले खरीदे हैं तो आपने देखा अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, क्या थी कॉस्ट, तो वो थी हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस विच एवर इज लेस को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर किया उसका हायर। तो प्लीज वो आप ना भूलें। तो ये निकला था हायर किसका, आपकी एक्चुअल कॉस्ट का, और किससे कंपेयर किया, एफएमवी और सेलिंग प्राइस के दोनों में से विच एवर इज लेस को कंपेयर करते हुए। तो ये ध्यान रखना है।
नाउ गोइंग टू नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो ऑब्वियसली कॉस्ट क्या रहेगी, जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, और यहां पे भी आंसर क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म में सेम रहेगा, तो सेम को मैं टिक मार देता हूं, ठीक है जी। नाउ इंडेक्सिंग आप सारे जानते हो लॉन्ग टर्म में अलाउड होती है, लेकिन कल भी मैंने आपको लिख के दिया था ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना 112 वाला, इस पे इंडेक्सिंग अलाउड नहीं है। सो दैट इज द इंटरेस्टिंग आंसर, यहां नहीं है अलाउड, जबकि नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो नेचुरल है, आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली अलाउड होती है। और शॉर्ट टर्म में तो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। तो मैं कलर्स को यूज कर रहा हूं जहां से कोई डिफरेंट चीज है उसको हाईलाइट हो सके आपको। देन इंडेक्सिंग के बाद देखिए, आप सारे जानते हैं टैक्स लगाने से पहले आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं अंडर सेक्शन 14, इनकम ऑफ 5 हेड्स आफ्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बट बिफोर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C से यू अंडर चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो डिडक्शन तो माइनस होती हैं, मैं एग्जाम्शन की बात नहीं कर रहा हूं 54 की, आई एम टॉकिंग ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 वाली। तो यहां इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो डिडक्शंस है अंडर सेक्शन 80, बस उसका डिफरेंट आंसर ये है, नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो ये जनाब अलाउड होती हैं, बाकी कहीं नहीं अलाउड होती। और मैं बता दूं नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का ही टैक्स रेट नॉर्मल है, बाकी हर जगह कंसेशनल है, ये ध्यान रखिएगा। तो जनाब यहां पे भी ये नॉट अलाउड है, यहां पे भी नॉट अलाउड है, यहां पे भी नॉट अलाउड है, सिर्फ एक जगह अलाउड है, डिफरेंट आंसर है, तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया एक डिफरेंट कलर से। होप सो यू आर गेटिंग। तो बच्चों इसके बाद बारी आती है कंसेशनल टैक्स रेट, यहां पे मिलेगा, यहां पे भी मिलेगा, बस ध्यान दीजिए यहां नहीं मिलेगा, यहां पे भी मिलेगा अलाउड। तो जहां डिफरेंट उस आंसर को कोट कर रहा हूं, तो दैट मीन्स अब आती है बारी टैक्स रेट की। तो देखिए यहां पे है आपका जो टैक्स रेट है वो है 15%, और 112A में है 10%। यहां देखिए स्लैब रेट सी रहेंगे बिकॉज आई सेड नॉट अलाउड है, और यहां आपका टैक्स रेट रहता है 20%। लेकिन टैक्स लगाने से पहले क्या हमें कोई स्पेशल एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन एज टू कैपिटल गेन, तो इंटरेस्टिंग आंसर है लॉन्ग टर्म 112A में। तो यहां पे बच्चों हमें एग्जाम्पशन मिलती है ₹1 लाख की, मतलब 1 लाख रुपए तक का जो गेन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बाकी ये कॉन्सेप्ट कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल या नॉट अलाउड, जैसे भी आपको ठीक लगे। आई होप सो यू आर गेटिंग। देन बच्चों जब हम टैक्स लगाने जाएंगे तो आप सारे जानते हैं बेसिक एग्जाम्प्टेड लिमिट, या कह लो नील रेट स्लैब कह लो, या बेसिक एग्जाम्प्टेड लिमिट आप सारे जानते होंगे 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाली। तो क्या वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ध्यान दीजिए वो हर जगह मिलेगी, वो हर जगह अलाउड है। तो कैपिटल गेन में हर जगह वो नील रेट स्लैब अलाउड है। लेकिन वो नील रेट स्लैब इतना तो आप जानते होंगे वो होती किसके लिए है, इंडिविजुअल प्लस HF के लिए, ठीक है जी, मोटा मोटा बात कहें तो। देन बच्चों आपने ये भी देखा होगा 5 लाख तक की इनकम आती है तो सेक्शन 87A में रिबेट मिलता है एक्चुअल टैक्स और कंपेयर्ड विद 12,500 रुपए विच इज लेस। तो क्या हमें रिबेट मिलेगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और ये भी आपको पता होगा ये तभी होता है अगर आप रेजिडेंट हैं तो, राइट। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो ये रिबेट नहीं मिलता है। तो इंटरेस्टिंग चीज है जो ये हमारा 112A वाला था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जनाब इसके ऊपर अलाउड नहीं है,
तो ये आंसर डिफरेंट हो गया। तो यहां नेचुरल है, अलाउड है, यहां पे बच्चों अलाउड हो गया, यहां पे भी अलाउड हो गया। तो जो डिफरेंट आंसर है मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं, हाईलाइट हो सके। आप भी ऐसे नोट्स बनाइए, विल बी गुड फॉर यू। देन आपको मालूम होगा जब हम टैक्स लगाते हैं तो सरचार्ज लगता है, और वो सरचार्ज की वो लिमिट्स हैं 4, आपको मालूम होगी इंडिविजुअल के लिए। 50 लाख से 1 करोड़ वाली, 1 से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, एंड देन 5 करोड़ से ऊपर वाली। तो ये जो सरचार्ज है, इनहांस्ड सरचार्ज जो है, ये विड्रॉ कर लिया गया है ये लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में 111 ए एंड 112 के लिए। मतलब देखिए ऐसा है, अगर आपकी इनकम मोर देन 2 करोड़ या 5 करोड़ है, 2 करोड़ के ऊपर सरचार्ज की स्लैब आ जाती है आपकी 25%, 5 करोड़ के ऊपर आ जाती है 37% वाली। तो ये 25% वाली या 37% वाली स्लैब नहीं लगेगी। डैट मीन्स नीचे वाली स्लैब, यूं कह लीजिए 15% वाली, ये अलग अलग सिचुएशंस में है, तो मोटा मोटा बता रहा हूं यहां पे, आप उसमें आ जाएंगे। तो ये इनहांस सरचार्ज विड्रॉ इन दोनों में है, यहां पे भी आंसर यही है, लेकिन यहां इसका कोई लेना देना नहीं है। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, राइट किड्स। तो इसके बाद ये टैक्स रेट्स हो जाते हैं। अब चंद छोटी छोटी बातें भी आज हम के लेते हैं, तो उनमें अगर हम जाएं तो सबसे पहले बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट थे, मैं कहीं पे भी लिख देता हूं, जैसे भी आपका पेज अलाउ करे। तो बच्चों एक आता है आपका सेक्शन 45 सब सेक्शन 5, ये अभी तक किसी चार्ट में हमारा कवर नहीं हुआ था। ये कॉन्सेप्ट डील करता है कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। सरकार ने हमारा एसेट कंपल्सरी एक्वायर कर लिया क्योंकि इनको पावर होती है। तो जनाब अंडरस्टूड है, क्या मिलेगा आपको? कॉम्पनसेशन। तो कॉम्पनसेशन जो मिला, ऑब्वियसली ये क्या हो गया? कॉन्सिडरेशन हो गया, ठीक है, एक तरह से चीज बेच दी भाई। यहां हमें ध्यान ये रखना है, ऑब्वियसली ये ट्रांसफर है। 247 में हम डेफिनेशन पढ़ के आए थे, टैक्स लगेगा आपको, ये ट्रांसफर है। कौन सी ईयर की? इन विच एक्वायर्ड, तो जिस बरस सरकार ने एक्वायर किया, तो इंडेक्सिंग वगैरह आप वैसे ही निकालेंगे, लेकिन टैक्सेबल इन ईयर ऑफ रिसीट ऑफ कंपनसेशन। लेकिन टैक्स उस बरस लगेगा जिस साल आपको असल में पैसे मिले हैं, क्योंकि टैक्स देने के लिए पैसे तो चाहिए, राइट। अब इसी में एक आधी चीज और भी हो जाती है, और वो ये है, मान लीजिए आपने कोर्ट में अपील कर दी, किसके लिए? भाई ये कॉम्पनसेशन फेयर नहीं है, इनहांस किया जाए। तो इनहांस्ड कॉम्पनसेशन के लिए आपने अपील करी, लेट्स से ये अलाउड हो गया, तो नेचुरल है ये भी टैक्सेबल होगा। कब टैक्सेबल होगा? नेचुरल है जिस साल पैसे मिले उस साल, तो जिस साल मिल रहे हैं उस साल टैक्सेबल होगा। लेकिन यहां ध्यान रहे इसकी कॉस्ट क्या रहेगी। तो अंडरस्टूड है, कॉस्ट तो, क्योंकि कॉस्ट तो आप पहले निकाल माइनस कर चुके होंगे ना जब कॉम्पनसेशन मिला होगा, तो कॉस्ट यहां नील रहेगी, लेकिन बट एक्सपेंसेस इनकर्ड अलाउड। देखिए कि कोर्ट में आप केस लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है वकील कोर्ट फीस के खर्चे तो होंगे, वो आप माइनस कर लीजिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी निकलता है, इफ
इनहांस्ड जो एक कॉम्पनसेशन था, रिड्यूस्ड बाय फर्दर अपील। तो मान लीजिए सरकार उससे ऊपर वाली कोर्ट में चली गई कि भाई ये इनहांस कॉम्पनसेशन तो सही नहीं है, तो क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं होगा, जो इनहांस आपने निकाला था वो गलत निकाल लिया, रिकम्प्यूट कर ले, रिकम्प्यूटेशन, बस दोबारा से निकाल लें। बस ध्यान रखिएगा जो खर्चे, क्योंकि फर्दर अपील में भी जाएंगे आप, तो ये खर्चे वगैरह फर्दर अपील में भी होंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पे भी रहेगा, तो उसका डिडक्शन आपको, बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों एक छोटा सेक्शन और, सेक्शन नंबर 46A, और 46A में हम बात करेंगे बायबैक। तो बायबैक ये कॉन्सेप्ट है, आप नॉर्मल आपके लॉ के सब्जेक्ट में कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं। मेन सेक्शन इज 68, अदरवाइज इट गोज फ्रॉम 68 टिल 70 सेक्शन तक। तो अगर बायबैक हुआ है तो बायबैक में क्या है, हमें टाइम देखना होगा। तो अगर बायबैक हुआ है, दो कैटेगरी में मैं चलूंगा यहाँ पे। बायबैक हुआ है टिल 4 जुलाई, हमारे आरपीवाई का ईयर है 2019, तो स्वाभाविक है दूसरा क्या हो गया, ऑन या आफ्टर 5 जुलाई 2019, तो ये हमें देखना है। तो अगर बायबैक हुआ है 4 जुलाई 19 तक, और देखिए सिक्योरिटीज शेयर्स जो होते हैं वो कंपनीज के होते हैं, तो यहां पे दो बातें हैं। अगर ये बायबैक हुआ है शेयर्स का या अदर सिक्योरिटीज कह लीजिए उनका, कोई और सिक्योरिटीज का, अब शेयर्स में फर्दर दो बातें हैं। शेयर्स हैं डोमेस्टिक कंपनी के, और ये शेयर लिस्टेड भी हो सकते हैं और अनलिस्टेड भी हो सकते हैं। तो लिस्टेड और अनलिस्टेड में थोड़ा सा आंसर का फर्क है। तो कंपनी ने शेयर खरीद लिए, देखिए आपके शेयर खरीद लिए तो स्वाभाविक है आपको पैसे मिले हैं, मुफ्त में नहीं है कुछ। तो जनाब हम बात कर रहे हैं शेयर होल्डर के लिहाज से, अगर ये लिस्टेड है तो शेयर होल्डर को के लिए ये टैक्सेबल होंगे। कैसे टैक्स निकालते हैं? जैसे नॉर्मल, जितने आपको पैसे मिले कंसिडरेशन होगी, जितने के खरीदे थे आपकी कॉस्ट हो गई, राइट। और अगर ये जैसे मैंने लिखा लिस्टेड है 112A लग रहा है तो 112A लगेगा, 111A लग रहा है तो वो लगेगा भाई। लेकिन अगर ये अनलिस्टेड है तो ये एग्जम्प्ट है, शेयर होल्डर को कोई टैक्स नहीं है। अंडर सेक्शन 1034A में देखिए एग्जाम्पशन की बात आई, तो मैं एक चीज और यहां पे ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में भी ऐड ऑन करके बता दूं। ये कंपलसरी एक्विजिशन हमने 45.5 में देखा था, तो इसमें मैं एक एक्स्ट्रा आपको नॉलेज का पॉइंट और ऐड ऑन कर दूं, तो ये है इफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि आप सारे जानते हैं रूरल एग्रीकल्चरल लैंड तो वैसे कैपिटल एसेट नहीं होता, तो अर्बन तो कैपिटल एसेट है, लेकिन यहां जो आपका गेन हुआ है वो आपको एग्जम्पशन मिल जाती है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 में, मतलब जो भी गेन आया वो माफ हो जाएगा अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। उसके लिए कंडीशन ये है कि ये सिर्फ माफी जो एग्जम्पशन है ये इंडिविजुअल एचएफ के लिए है, और दूसरी कंडीशन है ये जो लैंड था ना ये आप
के पास कम से कम 2 साल पुराना हो। वैसे भी आप जानते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के लिए जो टाइम पीरियड की स्लैब है वो 24 महीने वाली होती है, तो उससे भी थोड़ा लिंक करना के देखना हो तो मतलब इस लैंड का इस्तेमाल आप पिछले 2 साल से आप या आपके माता पिताजी यूज़ कर रहे थे, तो सेक्शन 10 आप सारे जानते हो एग्जम्प्टेड इनकम्स के ऊपर है। तो बायबैक में भी यही मैंने कोट किया है, अगर अनलिस्टेड है तो 10/34 में वो गेन जो है आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा। गोइंग टू द अदर सिक्योरिटीज, कोई और सिक्योरिटीज हैं तो देखिए वो टैक्सेबल होगा। नॉर्मल कंपटीशन कीजिए जैसे भी करते हैं हम, राइट। तो शेयर होल्डर के लिहाज से अच्छा थोड़ी और एक नॉलेज और दूं, जहां जैसे अनलिस्टेड में आपको एग्जाम्प्ट हुआ है, आपको एग्जाम्प्ट हुआ उसकी वजह यह है यहाँ इन्होंने कंपनी पे टैक्स लगा दिया है एट द रेट ऑफ 20%। वो कंपनी से रिलेटेड है, आपके इंटर लेवल में मेन इंडिविजुअल का है, तो थोड़ा मैं वहीं पे इंडिविजुअल की ही बात करूंगा, या आप एड ऑन करना चाहें तो चलिए साहब उसका भी हम ही लिखे देते हैं। तो जहां तक सवाल है लिस्टेड का, तो कंपनी का यहाँ कोई रोल नहीं है, यहाँ कंपनी को टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 20%। स्वाभाविक है इसके बाद सरचार्ज लगेगा 12% का, और HEC तो आप सारे जानते हैं 4% लगना ही लगना है, राइट। यहाँ पे भी कुछ नहीं। अब है अगर बायबैक होता है 5 जुलाई 2019 के बाद, तो बायबैक हुआ फिर से यही दो बातें सेम इसी पैटर्न पे चल रहे हैं हम, शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। अब शेयर्स कौन से, यहां कोई भेदभाव नहीं है, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, तो वो भेदभाव खत्म कर दिया गया 5/7/19 के बाद। लेकिन कहता है शेयर्स हैं किसके, ऑफ डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी कह लीजिए। तो जनाब जहां तक शेयर होल्डर की बात आती है सेम वही एग्जाम्प्ट है, वही 10/34A में। तो 5 जुलाई के बाद शेयर होल्डर के लिए एग्जाम्प्ट है, तो अंडरस्टूड है टैक्स किसको ठुक जाएगा, कंपनी को। तो कंपनी वाला वही 20% कंपनी को। और अगर आप डोमेस्टिक कंपनी नहीं हैं तो शेयर होल्डर के लिए देखिए नॉर्मल वे में टैक्सेबल होगा, और नेचुरल है कंपनी का यहाँ कोई लेना देना नहीं होगा। और अगर अदर सिक्योरिटीज हैं तो शेयर होल्डर के लिए अदर सिक्योरिटीज सेम आंसर, चाहे वो यहाँ अदर सिक्योरिटीज में कोई झंझट नहीं है, तो थोड़ा याद करने के लिए यूं भी टिका सकते हैं। शेयर के अलावा कुछ और चीज का बायबैक है तो शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर। तो मेन आप देखते हैं एग्जाम्शन कहाँ आई, 10/34A में एग्जाम्शन आई, 5 जुलाई के बाद शेयरों में स्ट्रेट वे आ गई, और उससे पहले सिर्फ कहाँ एग्जाम्शन मिली आपको, अनलिस्टेड में मिली, राइट। तो ये पॉइंट याद नहीं आया। तो विद दिस 46A comes to an end on buyback। तो मेन जो चीज थी वो डेट के ऊपर थी। I hope so this chart will be handy to you. Now guys, thereafter इसके बाद देखिए कल एक वर्ड आया था जीरो कूपन बॉन्ड्स, तो शायद मैंने उसकी डेफिनेशन आपके लिए नहीं लिखी होगी। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो थोड़ा हम उसके ऊपर लिख सकते हैं, और इसके बाद आई एम अफ्रेड कि लगभग मैंने सब कुछ आपसे शेयर कर ही दिया है। तो आइए जरा जीरो कूपन बॉन्ड्स को हम देख लें। तो जीरो कूपन बॉन्ड जिसकी डेफिनेशन बताई थी मैंने कल आपको अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 48 में।
देखिए कूपन का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बेसिक सी चीज। ये बॉन्ड्स इश्यू होते हैं, जो इनका इश्यू प्राइस होता है वो लेस देन होता है फेस वैल्यू। तो डैट मीन्स अगर 100 रुपए का बॉन्ड है, आपको 80 में इशू हुआ, तो ये 20 रुपए ही आपके लिए क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा, क्योंकि रिडम्पशन पे आपको 100 मिल जाएंगे। और ये इश्यू कौन करता है, तो इश्यू करेगा इसे, ये पावर दी गई है इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी को, या इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपिटल फंड को, या पब्लिक सेक्टर कंपनी कहें, या स्केड्यूल्ड बैंक्स जो हैं, सिर्फ उन्हीं को ये पावर दी गई है इसे इश्यू करने के लिए। जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में अलग से कुछ लिखना हो तो कल हमने पढ़ा था, ये 12 महीने के टाइम पीरियड में जाते हैं, और 247 में भी जब ये रिडम्पशन वगैरह होगा इसको ट्रांसफर माना गया है। तो बच्चों, ऑन दिस नोट ये सेकेंड लेग मैं यहां इसे वाइंड अप करता हूं, और इसके बाद एक हिस्सा सेक्शन 54 की एग्जाम्शन पे हम लौट के आएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।